क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। अगर मरना है तो, अगर मरना है तो वतन के लिए मर मेरे दोस्त, तुझे कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं पीके गुप्ता आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। आपके लिए बहुत मेहनत में लगा हुआ हूं दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये टेस्ट सीरीज है आने वाले 17 अप्रैल के एग्जाम को दोस्तों, मैंने आपको हर हाल में पास कराना है अगर आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। कि 1893 में शिकागो एक शहर है यूएसए के अंदर, जी हाँ, वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। पूरे विश्व के सभी धर्मों के लोगों ने वहां पार्टिसिपेट किया था। तो वहां पर किस भारतीय ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, वही स्वामी विवेकानंद जिनके बचपन का नाम था दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। जैसे ही अमेरिका के शिकागो में उन्होंने जाते ही बोला, अमेरिका के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, तो तालियों की इतनी गड़गड़ाहट मची, इतनी गड़गड़ाहट मची कि बहुत देर तक तालियों की आवाज शांत नहीं हुई थी दोस्तों। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने दो संगठन खोले थे, एक का नाम था वेलूर मठ और दूसरे का नाम था रामकृष्ण मिशन। जी हाँ, रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी की याद में हम एक दिवस मनाते हैं। इनके बर्थडे को किस तौर पर मनाते हैं दोस्तों? युवा दिवस, जो कि मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को। अक्सर पूछ लेता है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो वो दी थी महाराजा खेतड़ी। जी हाँ, महाराजा खेतड़ी ने दी थी जी। तो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो मेरे भाइयों, मीनाम्बकम जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है आपका चेन्नई के अंदर। जी हाँ, चेन्नई में हवाई अड्डा है मीनाम्बकम। अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में भैया है हवाई अड्डा जिसका नाम है केम्पेगौड़ा। अगर हम हैदराबाद के हवाई अड्डे की बात करें तो उस हवाई अड्डे का नाम है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया, राज्यसभा जो है ये संसद का कहलाता है उच्च सदन, यानी कि इंग्लिश में कहें तो अपर हाउस कहलाता है। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। और दोस्तों, इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्य दोस्तों आते रहते हैं। वर्तमान में अगर हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 245। और जिसमें से 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा? जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कुछ और पॉइंट्स थे जो मैंने बताए। और इसमें एक और क्वेश्चन बता देता हूं, राज्यसभा का पदेन सभापति अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों कौन होता है? जी हाँ, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि दोस्तों सतलुज नदी में से निकाली गई है और ये राजस्थान के थार मरुस्थल तक जाकर वहां पर सिंचाई करती है। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर। दिल्ली की स्थापना, जी हाँ, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, दिल्ली की जो स्थापना की थी वो तोमर शासकों ने की थी। ऐसे भी पूछ सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। 1911 में है जॉर्ज पंचम आए थे। 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे। अगर दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी तो सवाल यहां उठता है कि 1912 से पहले हमारे भारतवर्ष की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो 1912 से पहले हमारे भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और 1912 में जाकर हमारी राजधानी क्या बनी दोस्तों? दिल्ली बनी। जी हाँ, और दिल्ली की स्थापना किसने की? तोमरों ने की।
जी हाँ, तोमरों ने की। अगला क्वेश्चन, गारो और खासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? गारो और खासी जनजातियां भी हैं, और गारो और खासी की दोस्तों क्या हैं? पहाड़ियां भी हैं। ये जनजाति भी और ये पहाड़ियां भी कहाँ पर हैं? मेघालय में हैं। आपने अक्सर सुना होगा मासिन राम, मावसिन राम, मावसिन राम। जी हाँ, दुनिया की सर्वाधिक बारिश वाला स्थान, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? जब हम छोटे थे तब पढ़ते थे चेरापूंजी, लेकिन इसने चेरापूंजी को भी क्रॉस कर दिया। जी हाँ, मासिन राम, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय के अंदर है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है कि वो कौन सी पहाड़ियां हैं जिनकी वजह से मासिन राम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं, जिनसे पश्चिम जो है वहां से उठने वाली जो बादल हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बादल हैं, उनसे टकराते हैं और बारिश कर देते हैं मेरे देश के जवानों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना। प्रधान यमोत्तर कितने अंश पर स्थित है? यमोत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड, प्राइम मेरिडियन कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, प्राइम मेरिडियन दोस्तों 0 डिग्री पर स्थित है। कौन सी जगह? ग्रीनविच वेधशाला, जो कहाँ पड़ती है मेरे भाइयों? ग्रीनविच वेधशाला पड़ती है लंदन में। यहाँ से पूरी दुनिया के टाइम की गणना की जाती है। जी हाँ, ग्रीनविच, जिसे हम जीएमटी भी बोल देते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भारत का जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है दोस्तों? तो हमारे सवाल का जवाब होगा 5.5 घंटे। ऐसे पूछ लेता है 1 डिग्री देशांतर, देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसका मान कितना होता है मेरे भाइयों? तो 1 डिग्री देशांतर का मान जो होता है 4 मिनट होता है। जी हाँ, 4 मिनट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है भैया, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो खालिस्तान में आयोजित की जाती है। तो कंबाला दौड़ का जो आयोजन होता है भैया कहाँ होता है? कर्नाटका के अंदर होता है। जी हाँ, कर्नाटका में दौड़ कराई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी भैया ये आपकी मंसूरी के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा? 65 की लड़ाई में हमारे भारतवर्ष ने विजय पाई थी। और इस 65 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान और भैया जय किसान। जी हाँ, जय जवान और जय किसान। पूछा जाता है कि वो कौन से भारत के प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई? जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? ताशकंद में, ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी। ये ताशकंद राजधानी है दोस्तों किस देश की? उज्बेकिस्तान की। कुछ लोग कहते हैं उन्हें हार्ट अटैक आया था, और कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था। तो अभी तक उस बात पर संशय है दोस्तों। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी कहाँ पर है? मंसूरी के अंदर है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो भैया कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। जी हाँ, कांग्रेस की स्थापना अगर हमसे पूछे तो हमारा आंसर होगा 28 दिसंबर 1885। अगर पूछे किसने की थी तो ए ओ ह्यूम ने की थी। कई बार पूछ लेता है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था भैया? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछता है पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछता है तो भैया एनी बेसेंट बनी। जी हाँ, एनी बेसेंट। पूछ लेता है कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? तो भैया आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। जी हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ भैया? बॉम्बे के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, अंकोर वाट, बांके बिहारी। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। जी हाँ, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर है, जो किस देश में पड़ता है? कंबोडिया में पड़ता है। जी हाँ, और ये किस देवता का मंदिर है भैया? ये भगवान विष्णु का मंदिर है।
कौन सा मंदिर? अंकोर वाट टेम्पल। जी हाँ, किस देश में है? कंबोडिया के अंदर है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रूस की मुद्रा क्या है? अरे रूस की मुद्रा है भैया रूबल। रूस की राजधानी पूछी जाए तो कौन सी है? मॉस्को। दुनिया का क्षेत्रफल में, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। जी हाँ, कौन सा देश है? रूस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शासक है जो राजधानी को भैया दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इस मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। ये पढ़ा लिखा बहुत था। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए पूछा जाता उनमें सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लोगों को शक की नजर से देखता था, लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करता था, नई नई नीतियां लाता था, नए नए एक्सपेरिमेंट लाता था, और इसका हर एक्सपेरिमेंट दोस्तों फेल हुआ। इसीलिए लोग इसे क्या कहते थे? सनकी कहते थे, पागल कहते थे, सटका हुआ कहते थे। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम है दोस्तों अमीर ए कोही। जी हाँ, अमीर ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल जो नाम था वो इसका नाम था जूना खां। जी हाँ, और ये गद्दी पर बैठा था किसे? इस ग्यासुद्दीन तुगलक को मारकर लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। वो महल बनवाया किसने था चालाकी से? इस जूना खान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आगरा किसने बसाया? भैया आगरा बसाया सिकंदर लोदी ने। कब बसाया? 1504 के अंदर। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, फाहियान किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। तो भैया फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगर हर्षवर्धन के दरबार में पूछा जाए तो वही वो आया था ह्वेनसांग। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था तो आंसर है मेगस्थनीज। कैसे याद रखोगे? मैं से मेगस्थनीज, मैं से मौर्य, है से ह्वेनसांग, है से हर्षवर्धन, बच गया फाहियान जो कि आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। जी हाँ, गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भैया? 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाए भैया? 5.5 से, या कम है, गलती से कह लिख गया, कम हो जाए। 5.5 से अगर वैल्यू कम हो जाए तो दांतों को भी नुकसान पहुंचाती है, मुंह में सड़न भी होने लगती है भैया। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू अगर 7 से ऊपर हो तो वो क्या होता है? क्षार होता है। और 7 से नीचे हो तो भैया उसे क्या बोलते हैं? अम्ल। पूछता है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार अगर स्वाद में पूछा जाए दोस्तों कैसे होते हैं तो क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जी हाँ, बिटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तांबे का गलनांक कितना है? कितनी डिग्री पर मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का? तो दोस्तों कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1085। हमसे पूछते हैं सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो टंगस्टन। टंगस्टन जो गलता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर गलता है। भैया इस टंगस्टन का संकेत क्या है? डब्ल्यू। और आपके तांबे का संकेत क्या है? कॉपर यानी कि सी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है? तांबा। पूछा जाता है कि बिजली की तार तांबे से क्यों बनाई जाती हैं? चांदी जब सर्वोत्तम चालक है तो भैया चांदी की तार बनेगी तो बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए तार किसकी बनाई जाती है? तांबे की। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, खगोलीय दूरियां, खगोलीय पिंड जो हैं, आसमानी दूरियां, ग्रहों के बीच की दूरियां मापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो भैया आंसर है आपका क्या? प्रकाश वर्ष। जी हाँ, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान खालिस्तान का अध्ययन है। तो वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं भैया? पौधों के जीवन का अध्ययन होता है, पशुओं का, मानव का, पंछियों का नहीं। किसका? पौधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक से खून आने लगता है, जिसका कारण क्या है? निम्न वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय प्रेशर क्या है दोस्तों?
कम हो जाता है, जिसके कारण नाक से खून आने लगता है, या फाउंटेन पेन जो निब वाला पेन है उसकी स्याही बाहर निकल जाती है, वो सब किसके कारण होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात आती है कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते किससे हैं भैया? उस यंत्र का नाम क्या है? उस यंत्र का नाम है बैरोमीटर। हमसे यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आए तो क्या होता है? बारिश। अगर कहता है धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम कैसा रहता है? साफ। अगर कहता है एकदम से नीचे आए, एकदम से नीचे आए तो आंधी और तूफान आती है। हम इस बात को याद कैसे रखेंगे? अरे जब एकदम से नीचे आना, आंधी आती है तो छतों पे पड़ा सामान, टीन टप्पर सब एकदम से जमीन पर आ जाता है। एकदम से नीचे का मतलब आंधी और तूफान। धीरे धीरे आने का मतलब बारिश शुरू होती है, बूंदाबांदी सी शुरू होती है, फिर तेज होती है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसका मतलब मौसम में क्या होगा? बारिश। धीरे धीरे ऊपर जाए, भैया सूरज जो चढ़ता है, सूरज जब निकलता है तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, मतलब मौसम कैसा रहेगा? साफ रहेगा मेरे अग्निवीरों। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? भैया प्राथमिक ईंधन का मतलब ये है कि उसे जैसे निकाला जाए डिक्टो एज इट इज वैसे ही यूज कर लिया जाए। अगर हम बात करें लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला तो लकड़ी को जलाओगे तब कोयला बनेगा, ऐसे थोड़ी एज इट इज यूज होगा। पेट्रोलियम सीधा सीधा थोड़ी, न जाने क्या क्या निकलता है उसके साथ में। फिर भाजी आचमन विधि से उसे शुद्ध करते हैं, पेट्रोल अलग, केरोसिन अलग, डीजल अलग, न जाने क्या क्या अलग करते हैं। तो भैया प्राथमिक ईंधन जो है, हमारा आंसर क्या होगा? कोयला। जैसे जमीन से निकाला, कोई फेर बदल कुछ नहीं किया, सीधा आग में डाला और जला डाला भैया। प्राथमिक प्राथमिक ईंधन में, और हम किसे कह सकते हैं? प्राथमिक ईंधन एक तरीके से सौर ऊर्जा भी क्या है? प्राथमिक ईंधन है। अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो वो भी क्या है? एक प्राथमिक ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा किसमें होती है? लाल प्रकाश। सुबह सुबह जब सूर्य की रोशनी लाल होती है उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से पहला गणना यंत्र कौन सा था? गणना मतलब गिनने के लिए, कैलकुलेशन करने का सबसे पहला जो यंत्र था, सबसे पहली प्रणाली थी, उसका नाम था अबेकस। उसके बाद आया भैया कैलकुलेटर वगैरह, फिर आगे चल के पास्कलाइन और कंप्यूटर न जाने क्या क्या आए। सबसे पहला गणना करने वाले यंत्र का नाम क्या था? अबेकस। आप जानते होंगे, एक डंडी इधर एक डंडी इधर, यहाँ तार बंधी रहती है उसमें, और फिर यहाँ छोटे छोटे से उसमें क्या लगे रहते हैं? ऐसे मोती से लगे रहते हैं, उन्हें ऊपर नीचे करते, इसी यंत्र को क्या बोलते हैं? अबेकस बोलते हैं। तो इसकी सबसे पहले गणना करते थे जो, तो वो किससे की जाती थी? अबेकस से। इससे जोड़ घटा गुणा भाग बच्चे को सीखना क्या है? आसानी होती थी। हर्ट्ज खालिस्तान का मात्रक है। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज है आवृत्ति की। आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट का नाम क्या है? हर्ट्ज है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, अच्छा दाब की क्या है? दाब की, दाब की आपको पता ही है भैया, कौन है? पास्कल। बल की पूछे तो कौन है? न्यूटन। कार्य की पूछे तो भैया कौन है? जूल है। ऊष्मा की पूछे तो भी जूल है। ऊर्जा की पूछे तो भी जूल है। शक्ति का पूछे तो वाट है। शक्ति का एक और भी है जिसे अश्व शक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। एचपी, घरों में जो मोटर होती है कहते हैं कितने एचपी की है? 2 एचपी की है, 3 एचपी। एचपी मतलब हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर कितना होता है दोस्तों? 746 वॉट। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था सैमुअल कोल्ट। अरे कैसे याद करोगे भैया? जो रिवॉल्वर रखता कहाँ रखेगा? कोट में रखेगा, कोट में छिपा के, एकदम से निकालेगा और कर देगा डिस्कियाऊं। जी हाँ। रिवॉल्वर की खोज किसने की? सैमुअल कोल्ट ने की। कोल्ट ने, कोट याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कैसीटेराइट निम्न में से किसका अयस्क है? कैसीटेराइट जो है भैया वो अयस्क है किसका? टीन का। टीन का संकेत है SN। हाँ, तो टीन जो निकाली जाती है उसका अयस्क मतलब क्या हो गया? और मिट्टी जो निकाली जाती है जिसमें से टीन अलग की जाती है उसका नाम है कैसीटेराइट। कैसे याद करेंगे भैया? पड़ोस में किसी व्यक्ति ने घर की छत पर टीन डलवाई और एक ही आंधी में उड़ गई। अब उससे पड़ोसी कह रहे थे यार कैसी टीन डलवाई है? क्या डलवाई है? कैसी टीन डलवाई है तूने, यानी टीन का एस क्या है? कैसीटेराइट। कैसीटेराइट, कैसीटेराइट किसका एस है?
3 का। जी हाँ, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27। गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण, कौन से शीशे का इस्तेमाल किया जाता है भैया? गाड़ी के हेडलाइट में इस्तेमाल होता है किसका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव। बात पूछता है कि कौन सा दर्पण है जो प्रतिबिंब बढ़ा करके दिखाता है, पिक्चर को बढ़ा करके दिखाता है, तो कॉनकेव यानी अवतल चीजों को बड़ा करके दिखाता है और कॉन्वेक्स वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है, और प्लेन मिरर जो है वस्तुओं को इक्वल दिखाता है, जितनी वो होती हैं उतनी ही दिखाता है, ना छोटी ना बड़ी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भैया? कवकों की कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति पूछे तो किसकी बनी होती है? काइटिन। अगर पादपों की यानी पेड़ पौधों की सेल वॉल पूछे तो भैया आंसर होता है सेलुलोज। प्रोटीन की फैक्ट्री पूछे किसे कहते हैं तो आंसर आपका होगा राइबोसोम। जी हाँ, राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। मस्तिष्क का, दिमाग का, ह्यूमन ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे डेवलप्ड है, सबसे विकसित है? तो भैया सबसे विकसित जो हिस्सा है उसे बोलते हैं सेरिब्रम। दिमाग में सोच विचार, पढ़ना लिखना, दिमाग में जो बातें घुसती है, अंडरस्टैंडिंग जिसे आईक्यू बोलते हैं, वो सब किसका काम है? सेरिब्रम का। अगर हम बात करें सेरिबेलम की तो भैया सेरिबेलम तो हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। हम चल रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर नहीं रहे, सब कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को? सेरिबेलम। थैलमस हमें बताता है ठंडा गर्म दर्द वगैरह, ये सब पहचान कौन कराता है? थैलमस कराता है। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा ये पीछे होता है। नाना पाटेकर कहता था ना भाई, इधर मत मारो छोटा दिमाग होता है, मर जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा है वो हमारी हृदय की धड़कनों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर यहाँ चोट गहरी हो जाए तो भैया धड़कनें रुक जाएंगी, आदमी वहां पहुंच जाएगा जहां वो जाना नहीं चाहता है। जी हाँ, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। रबड़ में सल्फर डालकर गर्म करना क्या कहलाता है? अरे रबड़ में सल्फर डालते क्यों है भैया? पहले तो यही बता देते हैं। रबड़ को मुलायम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, लचीला करने के लिए रबड़ में सल्फर डालकर गर्म की जाती है, और ये गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है भैया वल्कनीकरण। जी हाँ, वल्कनीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एक नाव, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आ गए मेरे अग्निवीरों, थोड़ा पेशेंस रखना, हिम्मत रखना, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देखते हैं। एक नाव जो है धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल मतलब भैया दिशा में दूरी तय की है कितनी? 9 किलोमीटर। कितने समय में? समय लगाया भैया 2 घंटे। जी हाँ, और धारा की प्रतिकूल यानी अपोजिट दिशा की अगर हम बात करें तो समान दूरी, समान दूरी का मतलब 9 किलोमीटर तय करने में समय कितना लगा है भैया? समय लगा है 6 घंटे। अब सवाल कह रहा है स्थिर पानी में नाव की गति बताओ। स्थिर पानी में, ठहरे हुए पानी में उस नाव की रफ्तार निकालने का भैया तरीका है दिशा में चाल और विपरीत दिशा की चाल, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे भैया। दिशा की क्या चाहिए? चाल। चाल का मतलब किसी भी नाव द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। जी हाँ, 2 घंटे में जा रहे हैं 9 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 4.5। अरे हाँ या ना? तो दिशा की चाल तो हो गई भैया 4.5। 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, तो 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो विपरीत दिशा की चाल आएगी 1.5। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे भैया। 4.5 और 1.5 हो गया 6, और 2 से भाग कर दिया तो कितना आंसर आया हमारा? 3 आया। जी हाँ, शांत जल में, ठहरे हुए पानी में उस नाव की जो चाल कहलाएगी भैया वो कहलाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है 1500 प्लस 600 का 30% कितना होगा? अरे 1500 और 600 कितने हो? 2100। का मतलब हो गया गुना, 30% का मतलब हो गया 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 210 की और 3 की गुना करोगे भैया कितना आ जाएगा? 630।
उतारते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें, आपको जो भी जैसा भी कंफर्टेबल रखे भैया, आजादी है पूरी आपकी, कोई कैसी भी समस्या वाली बात नहीं है। कह रहा है एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, उसकी जो तीनों भुजाएं हैं ये इनका अनुपात कितना है? 12:13:15। कह रहा परिमाप उसका 600 है। परिमाप, परिमाप होता है भैया पेरीमीटर, कितना है? 600 मीटर। कह रहा सबसे लंबी भुजा बताओ। भैया परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है इन तीनों भुजाओं का जोड़। इसे, इसे और इसे तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ बनेगा 600। हमें भुजाएं रेशो में दी है, रेशो में हम क्या लगा सकते हैं? x। इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना बनेगा? 600। जोड़ लेते हैं, 12 13 25, 25 और 15 40, x बराबर के 600। भैया x की वैल्यू निकाली, 600 को 40 से भाग किया, कितनी आ गई? 15। अब 15 से गुना कर देंगे, 15 और 12 की गुना की 180 आ गई, 15 और 13 की गुना की 195 आ गई, 15 और 15 की गुना की 225। तो उस त्रिभुज की एक भुजा 180 है, एक 195 है, एक 225 है। हमसे पूरा सबसे लंबी कौन सी है? तीनों में सबसे लंबी कौन सी है यार? इतना तो हमें दिख ही रहा है, पहचान सकते हैं। तीनों में बड़ा कौन है? 180, 195 या 225। तो राइट आंसर क्या है भैया? 225। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति 320 आमों को बेचता है, 320 का विक्रय मूल्य कितना रखता है? 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर रखता है। कह रहा 320 कितने में बेचे? जितने में 400 खरीदे। भैया ऐसा सवाल मैंने पढ़ा रखा है क्या, कि इस तरह के सवाल में क्रिया को काट के तो कर देते हैं विक्रिय, और विक्रिय को काट के कर देते क्रिय। मतलब 320 में कोई चीज खरीदी है और 400 में वो चीज बेची है। प्रॉफिट हुआ या लॉस? भैया प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 80 रुपए का। अब सवाल है हमें प्रॉफिट नहीं बताना, हम लोगों को तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन में सीपी गुना के 100। जितने का लाभ हुआ उसे ऊपर लिखेंगे, खरीद मूल्य को नीचे लिखेंगे, गुना के 100। 80 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार। भैया लाभ होगा इस सौदे में उसे कितना? 25%, यानी कि 25%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है शब्द अराइज के अक्षरों को कितनी तरह से लिख सकते हैं? समझना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया है। इसे समझाने से पहले मैं एक और सवाल आपको समझाता हूँ। अगर कहे कि ईट को कितनी तरीके से लिखेंगे? ईट को, भैया ईट को एक तो ईटी लिख सकते हैं, EAT, और क्या लिख सकते हैं? ETA, आगे पीछे करके कितनी तरीके से लिख सकता है ये कह रहा है। हाँ जी, एक तो ET लिख देंगे, एक लिख दिया ETA, ऐसे भी लिख सकते हैं AET, और कैसे लिख सकते हैं? ATE, और कैसे लिख सकते हैं? TEA, और कैसे लिख सकते हैं? TAE। तो भैया ये स्पेलिंग कितने तरीके से लिखी जा सकती है? 6 तरीके से लिखी जा सकती है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? ये कितने अक्षर हैं? 3 हैं, तो इसका आंसर होता है 3 फैक्टोरियल। या तो बना के लिखो, बड़े ज्यादा बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। 3 अक्षर हैं तो हमारा आंसर हुआ 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना के 2 गुना के 1। 3 को गुना करना, कम संख्या करते चले जाएंगे 1 तक पहुंचेंगे। 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो हमारा आंसर कितना है? 6। ये करने का तरीका, ये मैंने प्रैक्टिकल समझाया 6 कैसे बनी। अब ऐसे यहाँ कितने शब्द हैं? 5। कह रहा कितने तरीके से आगे पीछे करके स्पेलिंग को लिख सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ भैया? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 5 चौके 20, 20 तिये 60, 60 दूनी 120। तो भैया अराइज को लिखने बैठ जाओ ना आगे पीछे कर करके, तो जैसे ये 6 तरीके से लिखा गया है, अराइज को हम 120 तरीके से लिख सकते हैं। समझ आया? अरे समझ आया? बोलते ही नहीं हो भाई जरा भी, ना कोई कमेंट करता है, ना कोई लाइक करता है, ना कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है। मजा नहीं आ रहा भाई? ऐसे मत करो भाइयों, ऐसे मत करो। 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। 1500 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने से पहले मैं आपको बता देता हूं भैया, 1000 मिलीग्राम बराबर होता है कितने के? 1 ग्राम के। जी हाँ, अगर हमें इसे मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो भैया कैसे करेंगे? 1000 को 1000 से भाग करेंगे तब 1 ग्राम आएगा।
तो मिलीग्राम जितने भी दिए, कितने दिए, 1589 ग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 1.589 हमारे क्वेश्चन का भैया क्या होगा आंसर। क्या हुआ, बी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नई नई बातें सिखाऊंगा भाई, नई नई चीजें सिखाऊंगा आपको। आप बस बने रहिए, बने रहिए हमारे साथ, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर, काम का जरूर मिलेगा। हर वीडियो के अंदर नई नई वेराइटीज के क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया भाई, यदि ये घटना घटी ही नहीं है तो उसकी क्या संभावना है। अगर कोई घटना घटी ही नहीं है भैया तो उसकी संभावना कितनी है, 0 है। कोई घटना घटी ही नहीं है तो उस घटना के होने की क्या संभावना है, कोई काम हुआ ही नहीं है तो उस घटना की संभावना क्या है, 0 है। जी अगला क्वेश्चन, अब जैसे कहते हैं कि सिक्का उछाला जाए, एक सिक्का उछाला जाए, हेड आने की संभावना क्या है। और एक सिक्का उछालेंगे भैया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, संभावनाएं दो हैं, या तो हेड आने की या टेल आने की। मैं कह रहा हूं हेड आने की संभावना क्या है, तो आंसर क्या होगा, 1/2, क्योंकि सिक्का उछाला जाए हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। टोटल संभावनाओं को नीचे लिखते हैं, टोटल संभावनाएं 2 हैं, हेड आने की संभावना कितनी है, 1 बार। अगर कहता टेल आने की संभावना तो भी हम क्या कहते हैं, 1/2। टोटल संभावनाएं 2, जिनमें से टेल आने की संभावना कितनी है, 1। समझ गए भाई, अरे समझ गए, समझ लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद औसत क्या है भैया, 2 तरीके से बताऊंगा। माना 11 पारी का औसत, हमने माना x, तो 11 पारी के टोटल रन कितने हो गए भाई, 11 और x की गुना कर दी 11x। अब 12वीं पारी में इसने 63 रन और बनाए, अब ये टोटल हो गए 12 मैचों के रन। 12 मैचों के टोटल रनों को 12 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, औसत। औसत क्या है, पहले के मुकाबले 2 बढ़ गया, पहले x था अब कितना हो गया, x+2। यहाँ बटे में संख्या, यहाँ बटे में नहीं, यहाँ 1 लिख देंगे, आर पार गुना करेंगे, 12 एकम 12x, 12 दूनी 24, 11x प्लस में 63, x एक तरफ, ये 11 इधर आएगा 24 उधर जाएगा, 12x माइनस 11x, 63 माइनस के 24, 12 में से 11 गया तो x आया, 63 में से 24 गया तो कितना आएगा भाई, 39। 39 x की वैल्यू आई 39, x हमने क्या माना था, 11 मैचों का औसत तो था 39, अब 2 बढ़ गया, यानी अब औसत कितना हो गया है, 41। जी हाँ, कितना हो गया, 41। इस क्वेश्चन को मैंने करके आपको बताया, ये इसका लॉन्ग मेथड है। अगर हम इसका शॉर्ट मेथड बात करें भैया, शॉर्ट मेथड बात करें तो पुराना औसत, पहले वाला पुराना औसत निकालने का क्या तरीका है, इस 12 की और 2 की गुना कर देंगे और 63 में से घटा देंगे, 63 माइनस 12 गुना के 2, 63 में से 24 घटा दिया तो कितना गया, 39। कौन सा औसत है, पुराना। कह रहा नया औसत 2 बढ़ गया है, जब पुराना 39 था तो 2 बढ़ के अब कितना हो गया, 41 हो गया। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मैंने कॉन्सेप्ट से भी बताया, इसे ट्रिक से भी बताया। क्वेश्चन नंबर अगला, एक श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो, 31, 7, 25, 13, 19, 19, 13। भैया कितने घट रहे हैं, 24। यहाँ कितने बढ़ रहे हैं, 18। यहाँ कितने घट रहे हैं, 12। कोई सिस्टम हमारा नहीं बन रहा। जब संख्या में जुड़े भी सीरीज में और घटे भी, तो भैया 2 तरीके का रिलेशन हो सकता है। क्या रिलेशन की ज्यादा संभावना रहती है, ज्यादा संभावना रहती है कि रिलेशन जो है वो एक छोड़ के एक है। रिलेशन कैसा, एक छोड़ के, यानी यहाँ 7 है, 7 और 6 13, 13 और 6 19, तो भैया यहाँ आएगा 19 और 6 25, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ 25। अगर ये आगे पूछता यहाँ क्या आएगा, 31 में से कितने कम हुए, 6, 25 में से भी 6 कम हुए, 19 में से भी 6 कम हुए, फिर 13 में से भी 6 कम करे तो यहाँ क्या आता, फिर 7 आता। समझ गए, जी हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 भाई, बहुत जल्द हम इस टेस्ट को निपटाने वाले हैं। आप लोग यहाँ तक बने रहे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक बहुभुज है, बहुभुज यानी पॉलीगन, एक पॉलीगन है जिसके विकर्ण जो है डायगोनल 44 है, इसकी भुजाओं की संख्या बताओ। भैया इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन। ऑप्शन यानी 12 अगर भुजाएं तो हम उसके विकर्ण कैसे निकालते हैं, 12 गुना के 9 बटे में 2। 12 अगर भुजाएं हैं, मेथड क्या है भैया,
n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अच्छा भुजाएं कितनी? 12 गुना के 9 बटे में 2। 2 से कट गया 6 बार। विकर्ण कितने? 9 छिक्के 54। आने कितने चाहिए? 44। 12 हमारा गलत है। जब 12 से 54 आ रहे हैं तो 13 से तो और भी ज्यादा आएंगे। हमने क्या लिया ऑप्शन में से? हमने ऑप्शन में से कौन लिया भैया? 11। तो 11 गुना के 8 बटे में 2। 2 से कट गया 4 बार। 11 चौके 44, यानी विकर्णों की संख्या कितनी है भाई? 11 है भुजाओं की संख्या। अगर 11 भुजाओं का कोई पॉलीगन है, उसके विकर्ण निकालें, डायगोनल निकालें, तो कितने बैठेंगे भैया? 44 बैठेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। दो संख्याओं का अंतर इतना है, उनके वर्गों का अंतर इतना है, संख्याओं का योग बताओ। भाई संख्या हमने मान ली a एंड b, तो इसने हमें दिया है क्या? a माइनस बी बराबर है 2। संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर मतलब डिफरेंस, दोनों को एक दूसरे में से घटाओगे तो 2 आएगा। अच्छा, इनके वर्गों का अंतर 28 है, इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज गिवन, हमें कितना है? 28। कह रहा है संख्याओं का योग बताओ। योग बताओ, योग बताओ मतलब ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। भैया एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ऑलवेज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 28, क्योंकि हमें दे रखा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए प्लस बी हमें नहीं पता, मालूम करना है। ए माइनस बी हमें कितना दे रखा है भैया? गुना के 2। हमें ये निकालना, योग पूछ रहा है। तो ए प्लस बी क्या होगा? ये 2 उठकर इधर आ जाएगा, गुना का है भाग का हो जाएगा। 2 से 28 को काटोगे भैया, हमारा आंसर 14 आ जाएगा। यानी 41वें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ? सी हुआ। जी हाँ। अगला क्वेश्चन 42वां, स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया। श्रृंखला को पूरा करना है। 5 का कितना गुना है? 5 गुना। 5 पच्चे 25, 25 पंजे 125, तो यहाँ भी 5 गुना करेंगे। 125 पंजे 625। जी हाँ, 625। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं भैया। राम और मोहन एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। राम कर सकता है 10 दिन में, मोहन कर सकता है 15 दिन में। टोटल काम हुआ 30। टोटल काम कैसे लेते हैं भैया? इन दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसी। अच्छा, ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 3। इसकी एफिशिएंसी आई 2। यानी 30 काम है 10 दिन में कर सकता है, तो रोज के कितने काम करेगा? 3। 30 कामों को 15 दिन में कर सकता है, तो रोज के कितने करेगा? 2। कह रहा राम ने अकेले 4 दिन काम किया। एक दिन में राम 3 काम कर सकता है, तो 4 दिन में इसने कितना काम कर लिया होगा भैया? 12। कह रहा है फिर काम छोड़कर चला गया। किसकी बात हो रही है? राम की। कह रहा है शेष काम को मोहन कितने दिन में करेगा? अब बात आती है शेष काम बचा कितना। टोटल काम है 30, जिसमें से 12 काम राम ने कर लिया, शेष बचा 18। और मोहन रोज के काम करता है 2, 2 से भाग कर देंगे भैया। शेष काम को मोहन पूरा करेगा कितने दिन में? जी हाँ, 9 दिन में पूरा करेगा, 9 दिन में। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 44। 44 सवाल क्या है भैया? देख लेते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचा जाए तो 80 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। हमने एक बात ऐसे डिस्कस कर रखी है कि सीपी जो होता है हमेशा 100% के बराबर होता है। एसपी 100% से कम भी हो सकता है, 100% से ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वस्तु को हम प्रॉफिट पर बेच रहे हैं या लॉस पर। अगर आप 10% लॉस पर किसी चीज को बेच रहे हैं, 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो भैया वो होगी 90% के बराबर। और 10% लाभ पर बेचने का मतलब है 110% के बराबर। कह रहा 10% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचते हो तो 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। 80 रुपए किसने ज्यादा दिए? इसने। किससे ज्यादा दिए? इस वाले से। अगर परसेंट में देखो तो इसने 90 दिए, इसने 110 दिए, यानी कितने ज्यादा दिए भैया? इसने ज्यादा दिया है हमें 20%। और 20% में कितना रुपया ज्यादा दे दिया? 80 रुपये। कह रहा वस्तु का सीपी बताओ, खरीद मूल्य बताओ। खरीद मूल्य कितना होता है? 100%। 20% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, निकल जाएगी। 1% बराबर कितना हुआ? 80/20। 100% बराबर हुआ गुना के 100। 20 से कट गया 4 बार। 4 और 100 की गुना भैया कितनी आई? 400। कितनी आई? 400। अगला क्वेश्चन मैथ का क्या है भाई? फिर उसके बाद रीजनिंग के और 5 रह जाएंगे। 45वां सवाल। 7 लड़कों की औसत आयु 20 है,
तो 7 लड़कों की टोटल आयु कितनी हुई? 7 गुना के 20 यानी कि 140। कह रहा है पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 है, तो टोटल कितनी हुई? 6 गुना के 19.5 यानी 19 दूनी 38 और 1 39/2। कितनी बन गई भैया? 2 से कट गया 3 बार, 39 की और 3 की गुना हुई कितनी? 117। कह रहा 7वें की उम्र बताओ। अरे 7 लोगों की उम्र में से 6 की घटा देंगे, 140 में से 117 गया, यानी 7वें की उम्र कितनी है भाई? 23 साल का है 7वां बंदा। समझ आया? अरे हाँ तो कर दो, आ गया होगा। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 46। 46 कह रहा है एक सटीक खड़ी हुई एक सटीक खड़ी नहीं है भैया, गलती से खड़ी है। सुबह 7 बजे का समय दिखाती है, यानी घड़ी में कितने बजे हुए? 7। ऐसे बजेंगे 7 अप्रोक्स। एक घड़ी में 7 बजे हुए। कह रहा है फिर जब वो घड़ी 1 बजे का टाइम दिखाती है, 1 बजे का टाइम कैसे दिखाएगी? 1 बजे का टाइम ऐसे दिखाएगी। जब वो 1 बजे का टाइम दिखाती है तो घंटे वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी? भैया पूरा चक्कर होता है 360, आधा चक्कर होता है 180। यहां से लेकर यहां तक का चक्कर कितना कहलाएगा? 30। दो अक्षरों के बीच का जो एंगल होता है 30 डिग्री का होता है। तो घंटे वाली सुई 7 से चलकर कहाँ पहुंच गई? 1 पर। पहले कहाँ थी? 7 पर। तो यहां से यहां तक 30 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ, यहाँ तक 120, यहाँ तक 150 और यहाँ तक कितना हुआ? 180 डिग्री। अगर कोई घड़ी सुबह के 7 बजा रही है, फिर 1 बजाएगी, तो घंटे वाली सुई कितनी डिग्री घूम चुकी होगी तब तक? जी, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, अगर ये 2 बजे कहता फिर 30 और बढ़ जाते भी आगे। अगर ये 12 बजे कहता तो फिर 30 कम हो जाते, 11 बजे में और 30 कम हो जाते। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो अन्य से क्या है? भिन्न है। अन्य से क्या है? अलग। यहाँ 15 दे रखा, 5 दे रखा, 2 16 ये करके दे रखा है। 5 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 16 बार, 6 से कट जाएगा 6 बार, लेकिन 42 4 से नहीं कटेगा। तो इसमें भैया जो अलग है वो कौन है? 42 और 4 का पेयर जो है अलग है। कुछ भी इस तरह का रिलेशन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा पुरुष को महिला के रूप में कूटबद्ध कहा जाए। पुरुष को क्या कहा जाए? महिला। किसी पुरुष को कहा जाए महिला। कह रहा महिला को किया कहा जाए लड़की। कह रहा लड़की को कहा जाए लड़का। और लड़का को क्या कहा जाए? लड़के को कहा जाए कार्यकर्ता। ऐसे हमें दे दिए इसने 3 4 बातें के रूप में कूटबद्ध किया जाए, कोड किया जाए। तो कह रहा है 6 वर्ष की महिला को क्या कहेंगे? भैया 6 वर्ष की महिला कौन होती है? कोई लड़की होगी, बच्ची होगी, छोटी बच्ची होगी 6 वर्ष की। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो भैया लड़की को क्या कहा जाए? लड़का। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। 6 वर्ष की लड़की को हम क्या कहेंगे? लड़का कहेंगे, क्योंकि कह रखा है उसने कि लड़की को लड़का कहना है। अब 6 वर्ष की महिला को तो हम लड़की कहेंगे और लड़की को कहना क्या है? लड़का। तो हमारा आंसर लड़का हुआ। और देखते हैं भी आगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 3 5 7 9 11 में बेजोड़ संख्या बतानी है। बेजोड़ मतलब जो इसके जोड़े में नहीं आ रही, एक पेयर नहीं बना रही। लेकिन आप देखो ना भैया, 3 5 7 9 11, 2 2 का गैप है, जोड़े तो सब बना रही है। अरे जोड़े तो सब बना रही है, सीरीज तो सब बना रही है भाई। 2 2 का गैप है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 2 2 के गैप से देख लो। या वैसे देख लो, विषम संख्या है 3 5 7 9 11, तब भी पेयर बन रहा है। लगातार संख्या है तब भी पेयर बन रहा है। भैया कैसे नहीं बन रहा? इस क्वेश्चन का जब काफी सोचा तो क्या आंसर निकला भैया? इसका आंसर 9 है। अगर गलती निकालनी ही है तो गलती क्या है? 9। वैसे गलती है नहीं, लेकिन ये कह रहा निकालो बेजोड़ क्या है। अब आंसर भी दे रखे हैं, अगर ये कह रखा होता इनमें से कोई नहीं तो हम इनमें से कोई नहीं को टिक कर देते, हमें तो कोई गलती नहीं लग रही। लेकिन कह रहा गलती बताओ, तो गलती अगर निकालो तो 9 है। 9 क्या है? 9 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। बाकी सारी क्या है? लगातार अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य है, 3 के बाद 5 भी अभाज्य है, फिर 7 भी अभाज्य है, फिर उसके बाद 11। तो भैया इसमें बेजोड़ जो जोड़े में फिट नहीं बैठ रही है वो कौन सी है? 9 है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरे पुत्री के पिता का पिता है। सज्जन दिनेश से किस प्रकार संबंधित हैं? तो मेरे दोस्तों, जिन भी मेरे भाइयों ने, जिन भी मेरे सैनिकों ने, अग्निवीरों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दोस्तों आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो में अगर आपको जरा भी हमारा कंटेंट यूजफुल काम का लगता है तो चैनल को भाई शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपका अपना चैनल है, आपके फायदे के लिए इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। कोई भी आपको अपना सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ भी अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।